बताओ मेवाड़ में कौन कौन से जिले? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। अर्थात जिलों की संख्या कितनी? 4। इन 4 जिलों को मिलाकर एक रियासत बनी जिसका नाम क्या था? मेवाड़। अतः आज कितने जिले बन गए इसके? 4। पहले कितने था? 1। नाम क्या था? मेवाड़। मेवाड़ को जाना जाता है किसके नाम से? उदयपुर के नाम से जाना जाता है। इसका नाम मेवाड़ क्यों पड़ा? तो मेवाड़ जो शब्द है, मेवाड़ क्या है? एक शब्द, वो 2 शब्दों से मिलकर बना। कितने शब्दों से? 2। मे प्लस वाड़, मे प्लस वाड़। देखो मेवाड़ 2 शब्दों से मिलकर बना, मे प्लस वाड़। इस मे का अर्थ होता है मेर जाति। कौन सी जाति? मेर जाति। और वाड़ का अर्थ होता है रक्षित। क्या होता है? रक्षित। देखो मे का अर्थ क्या होता है? मेर जाति। वाड़ का अर्थ क्या होता है? रक्षित। अर्थात वह क्षेत्र जो मेर जाति के द्वारा रक्षित था, वह क्षेत्र जो मेर जाति के द्वारा क्या था? रक्षित था, उसे बोलते थे क्या? मेवाड़। क्या बोलते थे? मेवाड़। प्राचीन समय की बात करते हैं, अतः महाभारत काल की। कौन सी काल की? महाभारत। महाभारत काल में यहाँ एक जनपद था। क्या था? जनपद। महाभारत काल के समय में मेवाड़ी क्या था? जनपद। और जनपद कौन था? शिवी। कौन सा? शिवी जनपद। शिवी जनपद। देखो मेवाड़ की बात कर रहे हैं तो मेवाड़ महाभारत के समय में क्या था? जनपद। जनपद का नाम शिवी जनपद। और शिवी जनपद की राजधानी कौन सी? राजधानी। और राजधानी थी मध्यमिका। क्या नाम था? मध्यमिका। और मध्यमिका नगरी, मध्यमिका नगरी कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। बताओ मेवाड़ महाभारत के समय में अगर पहुंचता है तो क्या था? जनपद। क्या था? जनपद। नाम क्या था? शिवी जनपद। बताओ शिवी जनपद की राजधानी? मध्यमिका या नगरी। बताओ कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ में। ये तो प्राचीन काल के समय की बात है जब मेवाड़ को एक जनपद के नाम से जाना जाता था। इसको देखो मेव जाति। कौन जाति? मेव जाति। मेव जाति अधिकता होने के कारण इसे कहा जाता है मेदपाड़। क्या कहता है? मेदपाड़। क्या कहता है? मेदपाड़। ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का। तो हिंदी में क्या कहेंगे? इसे हिंदी में कहेंगे प्रागवाड़। क्या कहेंगे? प्रागवाड़। अब देखो मेवाड़ का नाम पूछ सकता है कि प्राचीन नाम क्या है? इसे क्या बोलते हैं? मेदपाड़। इसी को बोलते हैं प्रागवाड़। इसी को बोलते हैं मेवाड़। इसी को बोलते हैं राजधानी। कौन सी? मध्यमिका। किसकी राजधानी थी? शिवी जनपद की। अतः ये तो था इसका सामान्य से परिचय मेवाड़ का। जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तो सबसे प्राचीन राजस्थान की जो रियासत थी वो कौन सी थी? मेवाड़। कौन सी रियासत थी? मेवाड़। अतः राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी। तो सबसे प्राचीन वंश भी कौन सी रियासत का होगा? प्राचीन वंश। प्राचीन वंश वो भी कौन सी रियासत का होगा? मेवाड़। राजस्थान का नहीं, पूरे भारत का एकमात्र जीवित जो राजवंश है वो कौन सा है? मेवाड़ का। कौन सा? गोहिल वंश। कौन सा वंश? गोहिल वंश। आज भी इसे जीवित रूप में जाना जाता है। संसार का, भारत का, राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? मेवाड़ का गोहिल वंश। आगे जाकर इसकी एक नई शाखा आती है सिसोदिया। कौन सी? सिसोदिया। ये तो इसका था सामान्य परिचय। क्या था? सामान्य परिचय। आगे देखो यहाँ गोहिल कौन है? गोहिल। गोहिल कब आया? कहां से आया? किस प्रकार इसने गोहिल वंश की स्थापना की? वो देखो। देखो मेवाड़, और मेवाड़ में एक वंश आया जिसका नाम था गोहिल वंश। कौन सा? गोहिल वंश। गोहिल वंश। अब इस गोहिल वंश की स्थापना किसने की? किस प्रकार की? तो इसके सर्वप्रथम पढ़ते हैं, सर्वप्रथम उत्पत्ति के सिद्धांत। उत्पत्ति के सिद्धांत। उत्पत्ति के सिद्धांत। देखो कि गोहिल वंश की
स्थापना किस प्रकार हुई और किसने की, इसके सिद्धांत पढ़ते हैं कि हमें यहाँ से जानकारी कहाँ से मिलती है, कौन सा व्यक्ति इनको क्या कहता है। नंबर 1, इसे माना जाता है सूर्यवंशी। कौन सा? सूर्यवंशी। अब देखो, गुहिलों को कहा जाता है क्या? सूर्यवंशी। किसने कहा? ये जो जानकारी हमें मिली, क्या मिली? जानकारी। ये जानकारी हमें कहां से मिली? ये जानकारी हमें मिलती है 2 स्थानों से। कितने स्थानों से? 2। एक स्थान तो है हमारे, देखो, बप्पा रावल। कौन है? बप्पा रावल। बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए। किसके सिक्के? सोने के। देखो, सूर्यवंशी जो सिद्धांत माना जाता है, एक तो माना जाता है बप्पा रावल के अनुसार। उन्होंने बप्पा रावल ने कौन से सिक्के चलाए? सोने के। इन सोने के सिक्के पर सूर्य का चित्र था। किसका चित्र था? सूर्य का। इससे पता चलता है कि जो गुहिल थे कौन से वंश के थे? सूर्यवंश के। एक बात, एक इनका मिलता है झंडा। क्या मिलता है? झंडा। अब समझो झंडा। इस वंश को सूर्यवंशी क्यों कहा जाता है? उदयपुर संग्रहालय में आज भी है। उदयपुर संग्रहालय में आज भी है। इस मेवाड़, इस गुहिल वंश का झंडा आज भी उदयपुर संग्रहालय में स्थित है। देखो, इस प्रकार का एक झंडा है। इस प्रकार का क्या है? झंडा। इस प्रकार से एक क्या है? झंडा। देखो, इस प्रकार से क्या है? झंडा है। देखो, ऊपर तो बना हुआ सूर्य की आकृति। सूर्य की आकृति। देखो, इस प्रकार एक सूर्य की आकृति बनी हुई है, अर्थात झंडे के ऊपर क्या है? सूर्य। यहाँ इस प्रकार से एक लाइन लिखी हुई है। इस प्रकार से क्या लिखी हुई है? लाइन। और बीचों बीच में लिखा हुआ है चित्तौड़गढ़। क्या लिखा हुआ है? चित्तौड़गढ़। बताओ, झंडे के बीच में क्या लिखा हुआ है? चित्तौड़गढ़। ऊपर क्या है? सूर्य। अब नीचे एक लाइन लिखी हुई, क्या लिखा हुआ? देखो, जो दर्द राखी, जो दर्द राखी धर्म को तिही राखी करता। तिही राखी करता। देखो, हम एक सिद्धांत पढ़ रहे हैं, सूर्यवंशी माना गया है गुहिलों को। तो ये सिद्धांत की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो मैंने कहा 2 सिद्धांत, 2 जगह ऐसी है जो हमें जानकारी प्रदान करती है। एक तो झंडा, एक तो झंडा, और एक सिक्का। एक क्या था? सिक्का। सिक्का किसने चलाया? बप्पा रावल। सिक्का किसका था? सोने का। क्या सा चित्र? सूर्य का। अब झंडा पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? झंडा। कौन से वंश का? गुहिल वंश का। वर्तमान में कहां पर है? उदयपुर। कहां पर है? उदयपुर संग्रहालय में स्थित है। बताओ, ऊपर क्या है? सूर्य की आकृति, बीच में चित्तौड़गढ़, नीचे लिखा जो दर्द राखे धर्म को तिही राखे करता। जो अपने धर्म पर स्थिर रहता उसका ईश्वर भी रखता है। बताओ, उसकी लाज कौन रखता है? ईश्वर। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ। अब देखो, इसकी एक तरफ तो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जिसके यहाँ तीर कमान। क्या है? तीर कमान। तीर कमान। और एक हाथ में है भाला। एक में क्या है? भाला। देखो, इसके पीछे क्या है? तीर कमान। हाथ में क्या है? भाला। एक व्यक्ति इस साइड खड़ा है और इसके हाथ में है तलवार। क्या है? तलवार। हाथ में क्या है? तलवार। तलवार है। तलवार है। देखो, एक तरफ एक व्यक्ति जिसके हाथ में क्या है? तलवार। एक तरफ एक व्यक्ति जिसके हाथ में क्या है? भाला। पीछे क्या है? तीर कमान। इससे पता चलता है ये भील है। कौन है? भील। और भील नेता पूंजा जी है। भील नेता पूंजा जी। कौन है? भील नेता पूंजा जी। ये कौन है? महाराणा प्रताप का जो सेनापति था, भीलों की सेना का नेतृत्व जो कर रहा था वो पूंजा जी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? पूंजा जी। महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी का युद्ध बढ़ेंगे तो पीछे पीछे सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? पूंजा जी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? पूंजा जी। तो ये जो चित्र बना हुआ है ये झंडे में बना हुआ है। एक हाथ में क्या है? भाला। पीछे क्या है? तीर कमान। इससे लगा क्या है? भील है। अगर भील नेता कौन सा? पूंजा जी। अब इस हाथ में क्या है? तलवार। इसके हाथ में क्या है? तलवार। इससे पता चलता है कि क्षत्रिय योद्धा है। कौन सा योद्धा है? क्षत्रिय योद्धा। क्षत्रिय योद्धा।
ये झंडा है, ये क्या है? झंडा। बताओ कौन से वंश का है? मेवाड़ वंश का। मेवाड़ वंश में कौन से वंश का? वंश का। बताओ वर्तमान कहां पर है? उदयपुर में। उदयपुर संग्रहालय में झंडा स्थित है। बताओ ऊपर की अंश क्या करती? सूर्य। बीच में क्या लिखा है? चित्र। नीचे क्या लिखा है? जो धर्म राखे धर्म को तीही राखे करता। एक तरफ क्षत्रिय योद्धा, एक तरफ भील नेता। कौन है? कुंजरा जी। बताओ पीछे क्या है? तीर कमान। हाथ में क्या है? भाला। इसके हाथ में तलवार। ये दो तथ्य हमें मिलते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि मेवाड़ की जो भील है वो कौन से वंश के हैं? सूर्यवंशी। कौन है? सूर्यवंशी। ये तो है पहला इसका सिद्धांत। पहला इसका क्या है? सिद्धांत। नंबर दो, एक व्यक्ति हुआ अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। एक हुआ अबुल फजल और एक व्यक्ति था कर्नल जेम्स टॉड। ये क्या कहते हैं? देखो हम करते हैं पहले कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार तो इसने क्या कहा? इसने कहा कि जो मेवाड़ में भील है वो शिलादित्य के वंशज है। किसके वंशज है? शिलादित्य के। शिलादित्य के क्या है? वंशज। ये कि कौन कह रहे बात? कर्नल जेम्स टॉड। इसने इसकी लाइन में लिखा वल्लभी के थे। कहां के थे? वल्लभी। वल्लभी कहां पड़ता है? गुजरात। कहां पड़ता है? गुजरात। बताओ कर्नल जेम्स टॉड ने कहा कि जो भील है वो शिलादित्य के क्या है? वंशज है। ऐसा कहा इसने कर्नल जेम्स टॉड ने। इसका तथ्य किस प्रकार है वो देखो। बताओ शिलादित्य कौन था? ये भील कौन था? यहाँ हमें पूरी जानकारी मिलेगी कि ये भील कहां से आया था, किस प्रकार इसका जन्म हुआ और किस प्रकार इसने मेवाड़ में आकर भील वंश की क्या की? स्थापना। कहा कौन है? शिलादित्य। शिलादित्य का पुत्र होगा कौन है? भील। अब देखो हम पढ़ते हैं कि सूर्य। कौन है? सूर्य। सूर्य से उत्पन्न हुआ एक व्यक्ति जिसका नाम था विवस्वान। क्या नाम था? विवस्वान। सब जो क्रम से समझना है इसको। सूर्य और सूर्य का एक पुत्र कौन था? विवस्वान। और विवस्वान से वंशज में हुआ एक व्यक्ति दशरथ। कौन हुआ? दशरथ। कौन हुआ? दशरथ। देखो विवस्वान के परिवार में कौन हुआ? दशरथ। दशरथ के कौन है? भगवान राम। कौन हुए? राम। बताओ पहला व्यक्ति कौन है? विवस्वान। बताओ दूसरा? दशरथ। दशरथ के बाद राम। राम के दो पुत्र हुए। कितने पुत्र? दो। एक का नाम क्या था? लव। एक का नाम क्या था? कुश। एक का नाम लव, एक का नाम है कुश। देखो विवस्वान कौन है? विवस्वान। विवस्वान के दशरथ। दशरथ के राम। राम के कितने पुत्र? दो। हम रामायण नहीं पढ़ रहे कि 4 हुए उनके ना, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ हम इस वंश को पढ़ने के लिए हमें ये पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है। देखो विवस्वान के पुत्र हुआ या वंश में जो व्यक्ति हुआ जिसका नाम था दशरथ। दशरथ के राम और राम के कितने पुत्र? 2। एक का नाम क्या है? लव। एक का नाम क्या है? कुश। बताओ कुश कौन है? कुश। इस कुश के वंशज में 108वीं संतान, 108वीं संतान जिसका नाम था विजयभू। क्या नाम था? विजयभू। समझो देखो 108वीं संतान का नाम क्या है? विजयभू। बताओ पहला व्यक्ति कौन? विवस्वान। इसी का वंशज दशरथ। उसी का वंशज राम। राम के कितने पुत्र? 2। लव और कुश के कितने वंशज? 108। 108 व्यक्ति का नाम विजयभू। यहां तक क्यों पढ़ना पड़ा वो देखो। यहाँ विवस्वान से लेकर इस विजयभू तक इनकी जो राजधानी थी, क्या थी? राजधानी। वो राजधानी थी अयोध्या। कौन सी? अयोध्या। कहां पड़ता है? यूपी में। कहां पड़ता है? यूपी में। कौन सी नदी किनारे? सरयू नदी के किनारे। कौन नदी किनारे? सरयू। देखो मेरा कहने का तात्पर्य यह हुआ कि विवस्वान से लेकर विजयभू तक इनकी राजधानी रही थी अयोध्या। क्या रही थी? अयोध्या। अयोध्या क्या रहेगी? राजधानी। तो देखो अयोध्या कहां पड़ता है? यूपी में। नदी पूछता तो सरयू। कौन नदी है? सरयू नदी के किनारे पर अयोध्या स्थित है। इसी विजयभू ने क्या किया? अयोध्या को। किसको? अयोध्या को। इस अयोध्या को अपनी राजधानी न बनाकर ये आ गया दक्षिण भारत में। कौन से भारत में आ गया? दक्षिण भारत में आ गया भाई।
कौन सी भारत में? दक्षिण। और दक्षिण भारत में देखो भारत की इस प्रकार की स्थिति है, यहाँ एक स्थान पड़ता है गुजरात। कौन सा? गुजरात। ये गुजरात राज्य है और इस गुजरात राज्य के इस स्थान पर एक स्थान पड़ता था वल्लभी। क्या पड़ता था? वल्लभी। अब देखो बताओ राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात में कौन सा? वल्लभी। वल्लभी को अपनी राजधानी बनाता है। राजधानी कौन बना रहे हैं? विजय को। बताओ यहाँ पहला व्यक्ति कौन है? भीष्म। दूसरा दशरथ। दशरथ के राम के कुश की 108वीं संतान कौन थी? विजय। यहाँ तक की राजधानी कौन सी थी? अयोध्या। और विजय ने अपनी राजधानी दक्षिण भारत में ले गया। कौन सी भारत में? दक्षिण भारत में। और राजधानी अयोध्या को न बनाकर किसको बनाया? वल्लभी को। किसको बनाया? वल्लभी को। इस विजय भूप की एक छठी संतान कौन सी? छठा वंशज। कौन सा वंशज है? छठा वंशज था। अतः 108 वंश तो ये हो गए। कौन थे? विजय भूप। इस विजय भूप का कौन सा वंश? छठा वंश। जिस व्यक्ति का नाम था शिलादित्य। क्या नाम था? शिलादित्य। अब देखो बताओ विजय भूप का कौन सा वंश है? छठा वंश। नाम क्या है? शिलादित्य। कौन है? शिलादित्य। बताओ ये शासन कहाँ करेगा? वल्लभी पर। शासन कहाँ करेगा? वल्लभी पर। देखो इस प्रकार से शिलादित्य अपना शासन स्थापित करता है। कहां पर? वल्लभी पर। कहां पर है? वल्लभी। अब देखो एक बार और देखो भीष्म के कौन हुआ? दशरथ। याद यही होना चाहिए। भीष्म के कौन हुआ? दशरथ। दशरथ के राम के लाहौर इसकी 108वीं संतान नाम क्या था? विजय। अब तक राजधानी क्या रही? अयोध्या। अब तक राजधानी कौन सी रही? अयोध्या। विजय भूप ने अपनी राजधानी परिवर्तन करके कहा ले गया? दक्षिण भारत। बताओ कौन से स्थान पर? वल्लभी। वल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात। क्या पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अर्थात अपनी एक नई राजधानी आ गई, उसका नाम क्या था? वल्लभी। बताओ राजधानी बनाने वाला विजय भूप। इसी विजय भूप का छठा वंशज कौन था? शिलादित्य। छठा संतान शिलादित्य। अर्थात छठी जो वंश था इसका नाम क्या था? शिलादित्य। अब कहानी आगे देखो क्या हुआ। शिलादित्य ने किस प्रकार से वल्लभी पर शासन किया, इसके ऊपर किसने आक्रमण किया और किस प्रकार से इसका पुत्र का जन्म होता है और वो पुत्र किस तरह से राजस्थान में आता है। देखो मैप से समझते हैं। देखो यह है गुजरात। क्या है? गुजरात। और गुजरात का एक क्षेत्र पड़ता है, यहाँ कौन है? वल्लभी। क्या नाम है? वल्लभी। बताओ वल्लभी का शासक कौन है? शिलादित्य। अब देखो शिलादित्य ये हमारा राजस्थान। ये हमारा क्या है? राजस्थान। देखो ये हमारा क्या है? राजस्थान। राजस्थान में इस स्थान पर कहां पर? आबू में। कहां पर है? आबू में। आबू स्थान पड़ता है कहां पर? सिरोही में। इस आबू की एक राजकुमारी जिसका नाम था पुष्पावती। पुष्पावती देखो कौन से वंश की थी? परमार वंश की। कौन से वंश की? परमार वंश की। देखो आबू में किसका वंश था? परमार वंश। उसकी राजकुमारी कौन थी? पुष्पावती। कौन थी? पुष्पावती। इस पुष्पावती का विवाह किससे हुआ था? शिलादित्य। इसका क्या हुआ था? विवाह। देखो हमारे राजस्थान में आबू। कहां पर है? आबू के परमार वंश की राजकुमारी थी कौन है? पुष्पावती। जिसका विवाह किसके साथ हुआ? शिलादित्य। बताओ शिलादित्य कहां का शासक है? वल्लभी का। कहां का? वल्लभी का। देखो विवाह हो गया, इसके 6 पुत्रियां हुई। कितनी पुत्रियां हुई? 6। किसके? शिलादित्य के। कितनी पुत्रियां हुई? 6। पुत्र एक भी नहीं हुआ। पुत्र एक भी नहीं हुआ। इसीलिए एक बार क्या करती है ये पुष्पावती। कौन है? पुष्पावती। जब गर्भवती हुई तब क्या हुई? गर्भवती हुई तो पुत्र की मनोती मांगने के लिए वल्लभी से आती है आबू। कहाँ आती है? आबू। और इस आबू में एक माता का मंदिर है। एक माता क्या है? मंदिर। एक माता का मंदिर है जिसका नाम है अर्बुदा। कौन सा? अर्बुदा माता का मंदिर। देखो अर्बुदा माता का क्या है? मंदिर है। समझो मैंने कहा कि वल्लभी से कौन आएगा? पुष्पावती। पुत्र की मनोती मांगने के लिए वो आबू आई। कहाँ आई? आबू। कौन सी माता के मंदिर में? अर्बुदा माता।
पुष्पावती यहाँ से आ गई और आबू में आकर इस माता के दरबार में, इस माता के दरबार में पुत्र की मनौती मांगती है। बताओ इस समय पुत्र की मनौती मांगने कौन सी माता गई थी? अर्बुदा माता गई। बताओ अर्बुदा माता मंदिर कहाँ पर है? आबू में। आबू कहाँ पड़ता है? शिवई में। कहाँ पड़ता है? शिवई में। यहाँ आ गई कौन? पुष्पावती। कहते हैं कि पीछे से अरबों ने यहाँ पर क्या कर दिया? आक्रमण। किसने किया? अरबों ने। अरबों ने क्या कर दिया? आक्रमण। बताओ आक्रमण किसके ऊपर किया? शिलादित्य के ऊपर। शिलादित्य कहाँ का शासक था? वल्लभी का। इसने कर दिया क्या? आक्रमण। आक्रमण करने के कारण वल्लभी का शासक मारा गया। किसके आक्रमण से? अरबों के। समझो, अरबों ने आक्रमण कर दिया पीछे से, किसके ऊपर? शिलादित्य के ऊपर, और शिलादित्य मारा गया। बताओ इस वल्लभी को तहस नहस किसने किया? अरबों ने। इस समय जो इसकी रानी थी, बताओ कहां थी? आबू में। कौन थी? आबू में थी। और आबू में भी कैसी थी? गर्भवती थी। अब पुत्र की मनौती मांगने के लिए कहां गई? अर्बुदा माता के मंदिर पहुंच गई, मनौती भी मांग ली। अब जब उसे पता चला कि मेरे पति अरबों से युद्ध करते हुए मारे गए, अब कुछ समय ये रिवाज था कि जब पति मारा गया तो पत्नी को क्या होना पड़ेगा? सती। क्या होना पड़ेगा? सती। ध्यान रखना, विधवा जब होती है, विधवा, तो वो अपने घर नहीं रह सकती है, पियर नहीं रह सकती है। कहां नहीं रह सकती है? पियर। एक शर्त तो ये, कभी भी गर्भवती स्त्री क्या नहीं हो सकती है? सती। 3 शर्तें होगी इसके सामने। कितनी शर्तें? 3। पति की मृत्यु होगी, सती होना जरूरी है। सती होना क्या है? जरूरी। गर्भवती है इसलिए सती नहीं हो सकती है। गर्भवती है इसलिए क्या नहीं हो सकती है? सती। और अपनी पियर भी नहीं रह सकती है। अब स्थिति बड़ी समस्या सामने किसकी आ गई? पुष्पावती के सामने। अब पुष्पावती क्या करती है? देखो, अपने पिता परमार शासक के यहाँ से रवाना होती है। ऐसे क्या होती है? रवाना। और इस आबू में एक गांव पड़ता है वीरनगर। वीरनगर। अब देखो, ये विशेष नाम याद रखने हैं। वीरनगर एक गांव पड़ता है आबू में। क्या पड़ता है? आबू में। कहते हैं जब अपने पिताजी के घर से रवाना हुई और वीरनगर पहुंची तो यहीं पर एक पुत्र को जन्म देती है। एक पुत्र क्या देती है? जन्म। वीरनगर में पुष्पावती एक पुत्र को क्या देती है? जन्म देती है। और जिस स्थान पर जन्म दिया वहां पर एक क्या थी? गुफा। क्या थी? गुफा। तो इस गुफा के अंदर, इस गुफा के अंदर, अतः वीरनगर में गुफा थी और इस गुफा में क्या दे दिया उसने? जन्म दिया एक पुत्र को। किसने? पुष्पावती ने। बताओ जन्म कौन से स्थान पर हुआ? वीरनगर। अब वो पुत्र को जन्म दे देती है, पुत्र हुआ, लेकिन अब उसको सती होना था। क्या होना था? सती। इसीलिए वह अपने पुत्र को किसको सौंपे? इसीलिए यहाँ एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम था कमलावती। कमलावती। क्या नाम था? कमलावती। एक ब्राह्मणी थी कमलावती जिसके भी कोई संतान नहीं थी। कोई संतान नहीं थी। इसीलिए कमलावती को सौंप दिया पुत्र। किसने? पुष्पावती ने। किसको सौंप दिया? कमलावती। और कमलावती को सौंपकर यही वीरनगर में क्या हो जाती है? सती। क्या हो जाती है? सती। मैंने कहा वचन था, मैंने 3 शर्त रखी। कितनी शर्त? 3। जब पति की मृत्यु होगी तो सती होना जरूरी था। सती होना क्या था? जरूरी। गर्भवती थी इसलिए सती नहीं हो सकती। सती नहीं हो सकती। बच्चे को जैसे ही जन्म दिया, अब कमलावती को सौंपकर, किसको? कमलावती को सौंपकर यहाँ वीरनगर में क्या हो गई? सती हो गई। कौन है? पुष्पावती। बताओ जन्म जिसको दिया गुफा में दिया और जिस बेटे को जन्म दिया उसका नाम था गुहिल। क्या नाम था? गुहिल। अब देखो, इसको लालन पालन और बड़ा किया कमलावती ने। किसने किया? कमलावती ने। तो इसकी कौन सी माँ हो गई? ये दाई माँ। कौन सी माँ? दाई माँ। प्रश्न आ जाए कि गुहिल की दाई माँ कौन थी? कमलावती। दाई माँ कौन है? कमलावती। बताओ कौन से नगर की थी? वीरनगर की।
वीरनगर में किसको जन्म दिया था? गुहिल को। जन्म किसने दिया? पुष्पावती की। बताओ किसकी पत्नी थी? शिलादित्य की। शिलादित्य कहाँ का राजा? वल्लभी का। वल्लभी का पड़ता है। इस प्रकार से पुत्र का क्या हो गया? जन्म हो गया, जिसका नाम क्या था? गुहिल। गुहिल क्यों कहा जाता है? अगर कोई पूछता है तो आंसर रहेगा, इसने गुफा में जन्म दिया, गुफा में इसको रखा, इसीलिए इसका नामकरण कर दिया गुहिल। अब जब बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद कमलावती कहती है कि तेरे पिताजी वल्लभी नगर के शासक थे। कौन से नगर के? वल्लभी नगर के। और तेरी जो माँ थी, जो तेरी माँ थी, वो परमार वंश के शासक की पुत्री थी, अतः आबू में तेरा मामा जी है, नाना जी है। तब इसको पता चलता है, किसको? गुहिल को। तो ये वल्लभी जाता करे तो कहता है वल्लभी, लेकिन वल्लभी पर अब आक्रमण करके पुनः लौट जाते हैं, कोई नहीं मिला इसको अरबों में। तब ये आता वापिस वीरनगर में। कहता है वीरनगर में। वीरनगर में आकर एक सेना तैयार करता है भीलों की। किसकी? भीलों की। सेना किसकी तैयार कर रहा है? भीलों की। अतः अपनी सेना में भर्ती कर रहा है कौन से व्यक्तियों को? भील व्यक्तियों को अपनी सेना में क्या कर रहा है? भर्ती। सेना तैयार कर ली इसने, और सेना तैयार करने के बाद यह आता हमारे मेवाड़ पर आक्रमण करता है। क्या करता है? मेवाड़। और इस मेवाड़ पर कौन सी जाती है? मेव जाती है, मेरे जाती, मेव या मेर जाती है। इस पर आक्रमण कौन करेगा? गुहिल। कौन करेगा? गुहिल। ये जो आक्रमण करता है 566 ईस्वी में करता है। 566 कहां आक्रमण करेगा? मेवाड़ पर आक्रमण करने वाला गुहिल। मेवाड़ पर कौन जाती है? मेव या मेर जाती। इसको 566 में इनको करता है पराजित। पराजित। और कौन विजय हो गया? गुहिल। किसकी सहायता से हुआ? भीलों की सहायता से। तब एक वचन देता है भीलों ने, यहाँ इस गुहिल ने भीलों के क्या दे दिया? वचन दे दिया कि जब तक मेरा वंश रहेगा, जब तक मेरा वंश रहेगा, भीलों से किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये वचन कौन देता है? गुहिल। कौन सी जाति को? भीलों। वचन दे दिया। और 566 ईस्वी में, 566 ईस्वी में मेवाड़ में एक नया वंश आया जिसको बोलते हैं गुहिल वंश। कौन सा वंश है? गुहिल वंश। बताओ गुहिल वंश की स्थापना कब हुई? 566। बताओ किसने की थी? गुहिल ने। गुहिल ने की गुहिल वंश की स्थापना 566 में। तो अब यहां से हमारा टॉपिक शुरू होगा कि मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? गुहिल ने की थी। कब की थी? 566। ये तो कहता कर्नल जेम्स टॉड। कौन कह रहा है? कर्नल जेम्स टॉड। एक व्यक्ति और है अबुल फजल। वो क्या कहता है? अबुल फजल कहता है, देखो अबुल फजल क्या कहता है? अबुल फजल कहता है कि अबुल फजल क्या कहता है कि जो गुहिल में स्थापना की गुहिल वंश की, गुहिल ने, ये ईरान के शासक नौशका आदिल की संतान है। किस संतान है? नौशका आदिल की क्या है? संतान। इसने क्या कहा कि ईरान, कौन है? ईरान, ईरान के शासक, ईरान के शासक नौशका, क्या नाम है? नौशका, नौशका, नौशका आदिल, नौशका आदिल के क्या है? वंशज है। ये बात किसने कही? अबुल फजल। किसने कही? अबुल फजल। कि मेवाड़ में जो गुहिल वंश है वो ईरान का एक शासक है, नौशका आदिल, उसकी क्या है? वंशज है। ये बात कौन कह रहा है? अबुल फजल। कौन कह रहा है? अबुल फजल। अब तक हम कितने सिद्धांत पढ़े? 3। कितने पढ़े? 3। 3 कौन कौन से? देखो, सूर्यवंशी। कौन से वंशी? सूर्यवंशी। इसकी जानकारी मिलती मेवाड़ के झंडा, मेवाड़ का झंडा और सोने का सिक्का। इससे तो जानकारी मिलती कि कौन से वंश के थे? सूर्यवंशी। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार, कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार
ये थे वल्लभी, काके वल्लभी के शासक, किसके? शिलादित्य के वंशज। शिलादित्य के क्या थे? वंशज। ये कौन कह रहा है? कर्नल जेम्स टोड। तीसरा पड़ा अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल ये कहता है कि लो सका आदिल की क्या थे? वंशज। कहाँ का शासक था? ईरान। अंतिम जो पढ़ते हैं, इनको दो व्यक्ति ऐसे हैं जो ब्राह्मण मानते हैं। क्या मानते हैं? ब्राह्मण जो सिद्धांत दिया, किसने दिया? एक तो कहता है नेमसी। कौन कहता है? नेमसी, मोहम्मद नेमसी, जिसे राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। नेमसी और एक व्यक्ति है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, दो व्यक्ति ऐसे हुए जिन्होंने ये कहा कि गोहिल ब्राह्मण है। कौन है? ब्राह्मण। ये चार सिद्धांत है। कितने सिद्धांत है? चार। पहला तो किसने? कौन सिद्धांत? सूर्यवंशी। दूसरा कर्नल जेम्स टोड। तीसरा अबुल फजल। चौथा ब्राह्मण नेमसी और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। इस प्रकार से मेवाड़ की जो गोहिल है उस शाखा की उत्पत्ति बताते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेवाड़ में प्रथम शासक पढ़ेंगे गोहिल। कौन सा पढ़ेंगे? गोहिल पढ़ेंगे कल। कब पढ़ेंगे? कल। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को बंद कर देना, को बढ़ाओ।